जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हेपेटाइटिस। इसको हम देखेंगे डायग्नोसिस पॉइंट व्यू से भी देखेंगे और पैथोलॉजी पॉइंट व्यू से भी हम देखेंगे। सबसे पहले ये है कि हेपेटाइटिस की डेफिनेशन क्या होती है वो आपको पता होनी चाहिए। सो इट इज़ प्रेजेंस ऑफ इन्फ्लेमेशन इन इन द लिवर टिश्यूज़। ठीक है, लिवर टिश्यू सॉरी। इन्फ्लेमेशन जब भी होगी लिवर के अंदर तो उसको आप हेपेटाइटिस का नाम दोगे, क्योंकि जो ये टाइटस का वर्ड है, आइटस का, ये इन्फ्लेमेशन के लिए होते हैं। और हेपा जो है, हेपा का मीन हेपेटोसाइट्स, हेपेटोसाइट्स मीन लिवर। अब इसमें वजह कोई भी हो सकती है, हम उसको देख लेते हैं। मसलन हमारे पास सबसे पहले आ जाते हैं इन्फेक्शियस कॉजेज ऑफ हेपेटाइटिस। इन्फेक्शियस में हमारे पास जो है वो वायरसेस आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बैक्टीरिया आ जाता है, या काफ़ी सारे जो हैं बैक्टीरिया वो कॉज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास पैरासिटिक इन्फेक्शंस आ जाते हैं, पैरासिटिक इन्फेक्शंस, जो कि इन्फेक्शियस कॉजेज ऑफ हेपेटाइटिस में आ जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमारे पास नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज क्या होते हैं हेपेटाइटिस के। आपने सिर्फ हेपेटाइटिस को इस एंगल से नहीं देखना कि हेपेटाइटिस ए वायरस है, बी है, सी और वही कॉज करता है। इसमें कुछ ऐसे भी हैं जो नॉन वायरल कॉजेज हैं हेपेटाइटिस के। नंबर एक पे हम देखें तो रेडिएशंस हैं। ठीक है, रेडिएशंस आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास ड्रग्स हैं, वो कॉज कर सकती हैं। उसके बाद टॉक्सिन्स हैं, वो हेपेटाइटिस कॉज करते हैं। देन हमारे पास ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ऑटो इम्यून डिजीज़ जो कि हेपेटाइटिस जो है वो कॉज कर सकता है। अब ओवरऑल हम सिम्टम्स देख लेते हैं कि वायरल हेपेटाइटिस के जो सिम्टम्स हैं वो क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि आप लोगों को पता ही है कि जिसे हम पीला जरकान बोलते हैं या जॉन्डिस बोलते हैं, सबसे पहले वो हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आपका लिवर जो है वो डिस्टर्ब है, उसकी इन्फ्लेमेशन हुई है हेपेटोसाइट्स की। तो यकीनी जो तौर पे ये बात है कि उसकी जो बिलोरुबिन है वो कंजुगेशन नहीं हो सकेगी सही तरह से, बिलोरुबिन लेवल बढ़ेगा, उसको हम जॉन्डिस का नाम दे देंगे। उसके बाद डार्क यूरिन होगा। ठीक है, उसके बाद उसको जो है वो काहली, सुस्ती या कमज़ोरी कह लें, फटीक सी हो जाती है। देन नोज़िया होगा, मतली फील होती है। ठीक है, उसके बाद वॉमिटिंग है, आपकी पूरा डाइजेशन भी डिस्टर्ब हो जाती है, वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, और उसके बाद एब्डोमिनल पेन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास सिम्टम्स में आ जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि वायरल हेपेटाइटिस में कौन से ऐसे वायरसेस हैं जिनमें आप कहो कि जो जो सीरम ट्रांस एमिनेज लेवल है, जो आप लैब में जिसको डायग्नोज करते हो, वो 6 महीने से ज़्यादा अरसे तक एलिवेटेड रहता है। 6 महीने से ज़्यादा अरसे तक ट्रांस एमिनेज लेवल इंक्रीज रहता है। बट इन विच केस ऑफ वायरल हेपेटाइटिस, उसमें आपने दो नाम याद रखने हैं। एक को हम कहेंगे हेपेटाइटिस बी वायरस और एक को हम कहेंगे हेपेटाइटिस सी वायरस। क्लियर है ये पॉइंट? आगे चलें। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई है, इसमें कॉमन चीज़ क्या है? इन दोनों में एक बड़ी इंपॉर्टेंट कॉमन चीज़ है, वो है इनका रूट ऑफ ट्रांसमिशन। इनका जो रूट ऑफ ट्रांसमिशन है वो है फीकल ओरल रूट, फीकल ओरल रूट। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, इंजेक्शन ऑफ, ठहरे इसको मैं ठीक कर लूँ, इंजेक्शन ऑफ कॉन्टेमिनेटेड फूड और वाटर। ठीक है, जिन जो लोग जो है वो ये जो है ना कॉन्टेमिनेटेड फूड और वाटर, ये टाइफाइड भी कॉज करता है। सल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया होता है, उससे टाइफाइड भी हो सकता है। तो इसमें डायरिया स्टार्ट हो जाता है, वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, और मिले जुले सिम्टम्स होते हैं, फीवर भी होता है इसके, और टाइफाइड के मिले जुले सिम्टम्स होते हैं। तो इसको आपने आइडेंटिफाई करना होता है। अलबत्ता अगर उसको टाइफाइड होगा तो फिर उसके लिए जो है ना, मैं इधर लिख देता हूँ। अगर मैं जानबूझ के ये चीज़ यहाँ पे नोट ऐड कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो, तो फिर उसका ब्लड कल्चर करते हैं, ब्लड कल्चर। जबकि अगर उसको ये ब्लड कल्चर जो है, लेट्स सपोज उसका नेगेटिव आ जाता है, मतलब उस पर कोई एज सच ग्रोथ टाइफी की नहीं आती, सल्मोनेला टाइफी वगैरह की, तो फिर आपका ये माइंड में जाएगा कि जी मे भी उसको हेपेटाइटिस है, फिर उसके लिए आप उसका वायरल मार्कर्स वगैरह की तरफ जाते हो। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जो है हेपेटाइटिस बी, सी और जो डी है, इसके जो ट्रांसमिशन रूट हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो आप कह सकते हो कि जो इट यूजली ऑकर एज अ रिजल्ट ऑफ पार एंट्रल, पार एंट्रल कॉन्टैक्ट। पार एंट्रल कॉन्टैक्ट कहते हैं कि जो एंट्रल कहते हैं इंटेस्टाइन को, एंट्रल इंटेस्टाइन के लिए होता है, पार एंट्रल इंटेस्टाइन से हट के। तो वो कौन सा होता है? जैसे आप इंजेक्टेबल यूज़ करते हो, इट मीन्स कि जो ब्लड प्रोडक्ट्स हैं या जो बॉडी फ्लूइड्स हैं। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन।
ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की वजह से जो है उससे भी जो है वो ट्रांसमिशन होती है हेपेटाइटिस बी, सी और डी की। इसके अलावा जो इन्वेजिव मेडिकल प्रोसीजर्स होते हैं, इन्वेजिव मेडिकल प्रोसीजर्स, ठीक है, जिसमें अक्सर ये होता है कि कॉन्टेमिनेटेड जो इक्विपमेंट यूज़ किया जाता है, इक्विपमेंट, ठीक है, उस केस में भी जो है वो हेपेटाइटिस बी, सी और डी के होने के चांसेस होते हैं। वैसे जो हेपेटाइटिस डी होता है ना, मैं आगे जाके पढ़ाने वाला हूँ, ये बी पे डिपेंड करता है। इसको डी फॉर डिफेक्टिव बोलते हैं, डी फॉर डिफेक्टिव वायरस, ठीक है जी। डिफेक्टिव होता है, डिपेंडेंट होता है, डी फॉर डिपेंडेंट भी कह सकते हैं, ये बी पे डिपेंड करता है। अब लेकिन ये है कि इसके जो रूट ऑफ ट्रांसमिशन है बी, सी और डी का मिलता जुलता है। इसके अलावा जो है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, जिसमें होमोसेक्सुअलिटी है, प्रोस्टिट्यूशन है, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स जिसमें आ जाते हैं, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हस्बैंड वाइफ का सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है, वो ये हो सकता है कि अगर हस्बैंड या वाइफ में से किसी एक को है तो वो फिर उसको ट्रांसमिट हो जाएगा उन दोनों में से किसी एक को, ऐसा नॉर्मली नहीं हो रहा। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होंगे फिर चांसेस बढ़ जाते हैं। आगे चलें, अब हमारे पास सबसे पहला आ जाता है हेपेटाइटिस ए। तो हेपेटाइटिस ए को थोड़ा सा देख लेते हैं, इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए और क्या पूछा जा सकता है। तो हेपेटाइटिस ए का जो अदर नेम है, इसको दूसरा नाम क्या देते हैं, इसको बोलते हैं इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, या इसका एक और नाम भी है, वो है शॉर्ट इंक्यूबेशन हेपेटाइटिस, ठीक है, शॉर्ट इंक्यूबेशन हेपेटाइटिस भी इसको बोला जाता है। तो ये आपने याद रखना है, ये एमसीक्यूज में बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। उसके बाद आता है जी कि एच जो है इसकी जिनोम और फैमिली आपको पता होना चाहिए, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस थोड़ा बहुत इतना पता हो कि जो आपका हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई है, इनका जिनोम आरएनए है या डीएनए है, बस मैक्सिमम आपसे इतना ही पूछा जा सकता है। तो इसका होता है नॉन इन्वेलप्ड आरएनए वायरस, ठीक है, नॉन इन्वेलप्ड आरएनए वायरस होता है। इसकी जो फैमिली होती है, फैमिली वो होती है पिकोरना वायरस फैमिली, ये आप लोग याद रखिएगा, पिकोरना वायरस फैमिली। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो आप इसका क्योंकि स्टूल में देखते हैं ना हेपेटाइटिस ए को, उसकी वजह यही है ना कि ये आपके जो एंट्रल एरिया है, जो इंटेस्टाइन है, उसी को तंग कर रहा है ना, ठीक है, क्योंकि फीकल ओरल रूट से जा रहा है और स्टोमक से गुजर तो इंटेस्टाइन में जाएगा, तो इसके लिए सैंपल भी आप स्टूल ही लोगे, ब्लड थोड़ी ले रहे हैं यहाँ पे। तो स्टूल में जब आप देखते हो तो क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी इन्फेक्शियस विरियंस पर ग्राम आर फाउंड इन स्टूल, तो आपको ये तादाद बतानी है, ये इंपॉर्टेंट है। ये है जी तादाद, ठहरें इसको 10 पावर 9, ठीक है, 10 पावर 9 जो है ये होता है कि कितने विरियन जो है इन्फेक्शियस विरियंस पर ग्राम ऑफ जो HIV फाउंड इन स्टूल, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इसके सिम्टम्स में देख लेते हैं। सिम्टम्स ऑलमोस्ट वही हैं जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन मैं यहाँ दोबारा बता देता हूँ। लेकिन सबसे पहले जो है वो फीवर है, उसके बाद मलेज है, ठीक है, उसके बाद एनोरेक्सिया है, एनोरेक्सिया कहते हैं भूख नहीं लगती, उसके बाद नोज़िया है, मतली होती है, उसके बाद एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है, डिस्कम्फर्ट, ठीक है, और उसके बाद डार्क यूरिन है, एंड उसके बाद जॉन्डिस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इज़ देयर एनी क्रॉनिक इन्फेक्शन विद हेपेटाइटिस ए वायरस या कैरियर स्टेट। तो हेपेटाइटिस ए के केस में जो है क्रॉनिक केस नहीं होता, नॉट फाउंड, ठीक है जी, इसमें कोई क्रॉनिक नहीं होता, एक्यूट पे ही होता है ये। नेक्स्ट पॉइंट है कि क्लिनिकल मार्कर्स आप कौन से यूज़ करते हो हेपेटाइटिस ए के केस में। क्लिनिकल मार्कर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें आप देखते हो, ये आपने याद रखना है, IgM एंटी HAV, IgM एंटी HAV, एंटी HAV इट मीन्स कि जो IgM एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं वो डिटेक्टेबल होती हैं। इसमें ये होता है कि जो क्लिनिकल इलनेस है उसकी, पेशेंट की क्लिनिकल इलनेस, उससे जो मतलब जो साइन एंड सिम्टम्स डेवलप होने से पहले भी ये मौजूद होता है। इसका मतलब ये है इस बात का कि जब वायरस आपकी बॉडी में इंटर होता है तो ऐसा नहीं है कि आज इंटर हुआ और शाम को साइन एंड सिम्टम्स डेवलप हो गए। एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है, उसके मुताबिक साइन एंड सिम्टम्स डेवलप होते हैं। अब एंट्री से लेके साइन एंड सिम्टम डेवलप होने के दरमियान का जो पीरियड है वो उस बंदे को कोई मसला नहीं आएगा, फीवर भी नहीं होगा, एब्डोमिनल पेन भी नहीं होगा, कोई ऐसी मसला नहीं आएगा। उस स्टेज पे जाके भी IgM एंटी HAV जो है उसके ब्लड में आपको मिलती है और आप उसको आइडेंटिफाई कर देते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है कि इम्यूनिटी इन केस ऑफ IgG एंटी HAV। तो अगर ऐसा है
कि अगर आप कहते हो कि एक पेशेंट, ये तो आईजीएम है ना जो डायग्नोसिस में यूज़ हो रही है, लेकिन अगर वहाँ पे आपको आईजीजी मिलती है, आप उसको भी देखते हो, तो आईजीजी अगर आपको इस केस के ब्लड मिलती है तो आप इसको कहोगे कि अब वहाँ पे लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी आ गई है, लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी। ठीक है, अब उसको दोबारा से एचआईवी नहीं हो सकता। क्लियर है ये पॉइंट? और उसके बाद एक और पॉइंट ये है कि जस्ट अ मिनट, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है प्राइमरी मार्कर ऑफ एक्यूट इन्फेक्शन विद एचआईवी, तो ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि जो एलिवेटेड टाइटर्स हैं आईजीजी एंटी एचआईवी की, मतलब एक पेशेंट है जिसके अंदर आईजीएम आपको नहीं मिल रहा, एंटी एचआईवी का आईजीएम नहीं मिल रहा, लेकिन वहाँ पे आपको आईजीजी मिल रहा है, तो ये किस चीज़ की इंडिकेशन कर रहा है, क्या बता रहा है, क्या उसको इन्फेक्शन है नहीं है, क्या बता रहा है आपको? तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि इस बंदे को पास्ट इन्फेक्शन हुआ था, पास्ट इन्फेक्शन। ठीक है, कि इसको पहले से इन्फेक्शन हुआ था, अभी इसको कोई इन्फेक्शन नहीं है। अब यहाँ पे जो एचआईवी वायरल एंटीजन के लिए आप सैंपल कौन सा लेते हो, जो इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन है उसी बेस पे आप सैंपल भी ले सकते हो। मैंने बताया था ना कि इसके लिए आप फीसिस का सैंपल लेते हो, और जो मैंने पर ग्राम बताई थी इन्फेक्शियस विरियॉन्स आप देखते हो 10⁻⁹, तो फीसिस का जो है वो सैंपल आप लेते हो। उसके बाद जो जिनोमिक मेथड है इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो वो हम यूज़ करते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। मैंने पीसीआर को बहुत डिटेल में पढ़ाना है, अभी सिर्फ नाम याद रखो, पीसीआर में बहुत सारी टाइप्स आ जाती हैं। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर इसे बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये आप इसको यूज़ करते हो। ये क्या करेगा कि वायरल की जो वायरल कॉपीज़ हैं उनको एम्पलीफाई करेगा, उनके नंबर्स को बढ़ाएगा और आप इजीली उसको फिर आइडेंटिफाई कर लेते हो। उसके बाद हम वैक्सीनेशन पे बात करें एचआईवी के अगेंस्ट कौन सी है, तो जो हमारे पास फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है या सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, इसे सीडीसी बोलते हैं, सीडीसी, इसका नाम आपने सुना भी होगा, जो लोग एमएलटी या बाकी मेडिकल से उनका ताल्लुक है, तो वो रिकमेंड ये करते हैं कि वो वाले बच्चे, वो चिल्ड्रन जो जिनकी एज है 12 से लेके 23 मंथ्स, ठीक है, 12 से लेके 23 मंथ तक जिनकी एज है, उनको आप जो है वो वैक्सीन कर दो। ये एक अच्छा टाइम पीरियड है, इससे प्रिवेंशन हो जाती है हेपेटाइटिस ए के अगेंस्ट। क्लियर है ये पॉइंट? तो हमने हेपेटाइटिस ए को देख लिया अच्छे से। हेपेटाइटिस ए में हमने सब क्या क्या देखा, मैं जल्दी से रिवाइज कर लेता हूँ। इसका दूसरा नाम क्या है, इसकी जिनोम क्या है, फैमिली क्या है, इन्फेक्शस विरियॉन्स की हमने बात की, सिम्टम्स क्या हैं जो कि ऑलमोस्ट मैक्सिमम केसेस में यही देखने को मिलते हैं हेपेटाइटिस के केस में, क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है या नहीं होता। ये जो क्वेश्चन है ये इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन है, ये रिटर्न में नहीं आता, इंटरव्यू में पूछा जाता है कि क्रॉनिक केस होता है या नहीं होता। अक्सर बच्चों ने हेपेटाइटिस का नाम सुनते ही कहते हैं नहीं जी क्रॉनिक तो होता ही है, ऐसा नहीं होता। उसके बाद क्लिनिकल मार्कर्स मैंने अब आपको दो बताए हैं, एक आईजीएम एंटी एचएवी है और एक आपके पास आईजीजी एंटी एचएवी है। आईजीएम क्या बता रहा है कि उसको डिजीज़ है, उसको इन्फेक्शन है, और लेकिन जो आईजीजी है ये बता रहा है, इसमें दो बातें बता रहा है कि अगर किसी पेशेंट के ब्लड में आपको ये मिलता है आईजीजी एंटी एचएवी, तो इट मीन्स उसको पास्ट इन्फेक्शन था और अभी जो है उसको इम्यूनिटी मिल गई है, अभी उसको दोबारा से इन्फेक्शन नहीं होगा। ठीक है जी। उसके बाद जी मैंने ये बता दिया, सैंपल आप कौन सा लेते हो, फीसिस का लेते हो, जिनोमिक मेथड आपके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर आप यूज़ करते हो, एम्पलीफाई करते हो, वायरल कॉपीज़ बनती हैं और आप आइडेंटिफाई कर लेते हो। देन आपके पास वैक्सीनेशन है, आपसे एज पूछी जा सकती है कि जी किस एज जो है वो कौन सी बेटर एज है जिसमें आप वैक्सीनेशन करते हो, तो वो 12 से 23 महीने के दरमियान का। नेक्स्ट हमारे पास वायरस आ जाता है हेपेटाइटिस बी वायरस। अब इसका भी दूसरा नाम आपको पता होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं सीरम हेपेटाइटिस, सीरम हेपेटाइटिस। ठीक है, या इसको आप बोलते हो लॉन्ग इंक्यूबेशन हेपेटाइटिस। ठीक है जी, सीरम हेपेटाइटिस या लॉन्ग इंक्यूबेशन। आपसे ऐसे भी पूछा जाता है कि जी सीरम हेपेटाइटिस का नाम लिख के वो 4 ऑप्शन दे देंगे, ए बी सी या डी करके, और आपको वहाँ पे बताना होगा। अच्छा, अब यहाँ पे ये है कि क्या हेपेटाइटिस बी वायरस में आपको एक्यूट और क्रॉनिक दोनों केसेस मिलते हैं? जी बिल्कुल मिलते हैं, इसका आंसर यस है। हेपेटाइटिस ए को मैं ज़रा कंपेयर करता चलूँ, वहाँ पे क्रॉनिक नहीं था, जस्ट एक्यूट था। यहाँ पे आपको एक्यूट भी होगा और क्रॉनिक केस भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसकी अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें इन्वायरमेंट में, तो वो कितनी होती है, तो इट रिमेन्स वायबल, इट वायबल मीन ये जिंदा रहता है फॉर लॉन्गर देन 7 डेज। ठीक है, ऑन मैं पूरा लिख लेता हूँ, इन्वायरमेंटल सरफेस, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर।
रूम टेम्परेचर पे ये 7 दिन तक जो एनवायरमेंटल सरफेस पे ये ज़िंदा रह सकता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इसकी स्टेबिलिटी और ये इन्फेक्शियस हो सकता है। उसके बाद डिटेक्शन की अगर हम बात करें, इसके लिए सैंपल्स कौन कौन से ले सकते हैं, मैंने बताया था ना कि ये बॉडी फ्लूइड्स जो हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। और हमने बात की थी भला किसकी, पार एंट्रल रूट की, पार एंट्रल बॉडी फ्लूइड्स। इसमें आप सैंपल ब्लड ले सकते हो। इसके अलावा जो है इसमें यूरिन ले सकते हैं आप, सलाइवा देख सकते हैं, वहाँ से भी आपको मिल सकता है। सीमन है, जो मेल सिक्रीशंस हैं वहाँ से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। टीयर्स में, आंसुओं में मौजूद होता है। इसके अलावा जो है ये ब्रेस्ट मिल्क में भी मौजूद होता है। ठीक है, तो ये सारे इसके क्या हैं, सैंपल्स आप इसके ले सकते हो। क्लियर है ये पॉइंट? आगे चलें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि 3 मेजर रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस। तो पहला रूट जो है वो तो हमारे पास ब्लड है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो है ब्लड बैंक में स्क्रीनिंग की जाती है हेपेटाइटिस बी, सी वगैरह की। और इसके बाद जो है पेरीनेटल है। पेरीनेटल कहते हैं कि जब वो मदर से बच्चे को जा रहा है, इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो रहा है। और तीसरे नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो सेक्सुअल है। ठीक है, जो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ जिसकी। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि कॉजेज़ ऑफ HPV इन्फेक्शन क्या हो सकते हैं। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है जी कि शेयरिंग ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, शेयरिंग ऑफ बॉडी फ्लूइड्स है। मसलन इसमें ये होता है कि जो प्रोस्टिट्यूशन है, प्रोस्टिट्यूशन, ठीक है, हाई रिस्क सेक्सुअल बिहेवियर में या आप इसको कह सकते हैं। या जिसको नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मेल होमोसेक्सुअलिटी, मेल होमोसेक्सुअलिटी। ये जो है ये शेयरिंग ऑफ बॉडी फ्लूइड्स में ये आ जाता है। और इसके अलावा जो ड्रग इंजेक्शन है, ड्रग इंजेक्शन, ये अक्सर ये होता है ना कि ये जो होते हैं ड्रग इंजेक्ट करते हैं, वो नीडल जो है वो कॉमन नीडल यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, एक ही नीडल जो है वो एक बंदा लगा रहा है ड्रग खुद को, जो नशा करते हैं, फिर वही नीडल दूसरे को यूज़ हो रही है। ठीक है, अभी आपने कुछ अर्सा पहले ये भी देखा होगा कि हॉस्पिटल्स वगैरह में ये चीज़ आई थी कि आप एक नीडल जो है वो मल्टीपल पेशेंट्स पे अप्लाई नहीं कर सकते, तो उन्होंने डिस्पोजेबल सिरिंजेस जो हैं वो फिर अप्लाई कर दी थी। तो ये एक केस होता है। उसके बाद आते हैं जी जिनोम एंड फैमिली ऑफ HBV। तो ये आपको जिनोम में जस्ट इतना पता हो कि ये DNA वायरस है। HAV कौन सा वायरस था? HAV वो था जी RNA वायरस। ठीक है, और जो HBV है ये कौन सा DNA वायरस होता है। अच्छा, HAV की फैमिली कौन सी थी? पिकोरना, याद है? पिकोरना वायरस फैमिली। और HBV की फैमिली क्या होती है? हेपेटाइटिस बी वायरस की फैमिली क्या होती है? हेपा DNA विरिडी, RIDA फैमिली, हेपा DNA विरिडी फैमिली होती है। आपने ये याद रखना है, कंपैरिजन को, कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास आता है सीरोलॉजिक मार्कर्स फॉर HBV इन्फेक्शन। तो इसमें आपने 3 नाम याद रखने हैं। एक को आप बोलते हो HBCAG, इसको आप बोलते हो हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाती है HBsAg, जिसको आप बोलते हो हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। थर्ड पे हमारे पास आ जाती है HBeAg। ठीक है, अब ये जो है ना कोर एंटीजन, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, बेसिकली दिस इज एन एंटीजन दैट इज प्रेजेंट इन द कोर ऑफ द वायरस। मैं लिख लेता हूँ, इट इज प्रेजेंट इन द कोर ऑफ द वायरस। ठीक है, जबकि जो ये वाली एंटीजन है HBsAg, ये सरफेस होती है, सरफेस पे मौजूद होती है, नाम से पता चल रहा है। ठीक है, और थर्ड वन हमारे पास आती है HBeAg। मैं आगे चल के इनका सिग्निफिकेंस बताने लगा हूँ कि मैंने इनको क्यों यहाँ पे नॉमिनेट किया इन तीनों को। अब हमारे पास सरफेस एंटीजन की अगर हम बात करें तो इसका एक दूसरा नाम भी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है, ये आ जाता है। तो हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन को आप ऑस्ट्रेलिया एंटीजन भी बोलते हो, ऑस्ट्रेलिया एंटीजन। ठीक है, या फिर इसको जो है आप एक और नाम भी देते हो, वो है हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस एसोसिएटेड एंटीजन। ठीक है, जिसको आप लिखते हो HAA, हेपेटाइटिस एसोसिएटेड एंटीजन भी इसको नाम दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि विच एंटीबॉडीज प्रेजेंट बिफोर द ऑनसेट ऑफ क्लिनिकल सिम्टम्स इन केस ऑफ HBV। मतलब इस बात का ये है कि अगर एक पेशेंट के अंदर वायरस इंटर हो गया है, हेपेटाइटिस बी वायरस, और अब उसको अभी तक कोई बुखार, एब्डोमिनल पेन, कुछ ऐसा अपीयर नहीं हुआ, वो नॉर्मल आपको नज़र आ रहा है, लेकिन उसके ब्लड में कोई एंटीबॉडी मौजूद होगी, तो उस एंटीबॉडी का नाम आपको पता होना चाहिए। तो वो है जी HBsAg एंटीबॉडी। ठीक है, ये आपने याद रखना है।
HBsAg एंटीबॉडी जो है वो मौजूद होगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, विच सीरोलॉजिकल मार्कर डिटेक्टेड ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 to 5 वीक्स आफ्टर इन्फेक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, आप लोग जो लैब में काम करते हैं उनको पता ही है कि कौन सा मार्कर है जो आप लैब में भी आइडेंटिफाई करते हो, इलाइजा जिसके ऊपर लगाते हो, वो हमारे पास आता है HBsAg, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। वो वाला मार्कर है जो कि इन्फेक्शन के 3 से 5 हफ्ते तक जो है वो उसको आप डिटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वैक्सीनेशन के ऊपर, कि जो लोग हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगवाते हैं कितने अरसे तक उनको जो है वो वैक्सीनेशन मतलब कितने अरसे तक उसका हेपेटाइटिस बी का जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आता रहेगा। इसको मैं लिख देता हूँ, HBsAg पॉजिटिव आएगा जब आप टेस्ट करते हो। ये उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि अपना मेडिकल वगैरह करवाते हैं और फिर वो फॉरेन कंट्री जाना होता है उन्होंने, तो उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये 18 दिन तक, 18 डेज, ठीक है। HBsAg positivity has been reported for up to 18 days after hepatitis B vaccination। जब आप वैक्सीन लगवाते हो तो उसे 18 दिन के बाद तक जो है ये हेपेटाइटिस के पॉजिटिव आता रहता है। तो इसके लिए बेहतर है कि फिर एंटीबॉडी टेस्ट करवा लिया जाए ताकि पता चल जाए। नेक्स्ट हमारे पास आता है कोर एंटीजन। तो कोर एंटीजन में आपको क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले इसकी लोकेशन आ जाती है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसमें आपको मैं लोकेशन, अब यहाँ क्यों मैंने अलहदा से पॉइंट लिखा है कि ये प्लाज्मा में मौजूद नहीं होता, प्लाज्मा में मौजूद नहीं होगा, ये जो है ये हिपेटोसाइट्स में ही मौजूद होगा, ठीक है। और वहाँ पे जो कोर है वायरस का वहाँ पे मौजूद होगा, इसको प्लाज्मा में आप नहीं कह सकते मौजूद होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि सीरोलॉजिक मार्कर क्या होता है हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन का। तो इसका जो है वो है IgM एंटीबॉडी टू HB कोर एंटीजन, ठीक है। IgM एंटीबॉडी जो है जो इसके अगेंस्ट बनी है, कोर एंटीजन के अगेंस्ट, वो इसका क्या है, सीरोलॉजिक मार्कर होता है। अच्छा, उसके बाद पेशेंट्स विद एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ हेपेटाइटिस बी, तो उनमें अब ये मैं खैर पहले भी बता चुका हूँ कि इस तरह के जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर कौन सी एंटीबॉडी मौजूद होती है, तो वहाँ पे होती है IgM एंटीबॉडी। IgM एंटीबॉडी जो है वो मौजूद होती है किस पेशेंट में, जिनको एक्यूट इन्फेक्शन हुआ है। ठहरे मैं ज़रा दोबारा बता देता हूँ, आप लोग शायद कंफ्यूज हो जाएं कि देखें मैंने बात की कोर एंटीजन की, मैंने जहाँ से बात की है बी सरफेस एंटीजन का दूसरा नाम क्या है, कौन सी एंटीबॉडी मौजूद होती है जब सिम्टम्स अभी अपीयर नहीं हुए। यकीनन एक कंफर्म सी बात है कि जब हेपेटाइटिस बी वायरस को आइडेंटिफाई ही हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन की बेस पे करते हो, तो जब ये सबसे पहले आपको मिलती है तो यकीनन एंटीबॉडी भी उसी के लिहाज से आप बता देते हो कि वही एंटीबॉडी होती है। ये मैं यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है कि विच सीरोलॉजिक मार्कर डिटेक्टेड, तो ये सरफेस एंटीजन मौजूद होती है, ये आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाती है। फिर वैक्सीनेशन की मैंने बात की, फिर कोर एंटीजन की बात की कि ये प्लाज्मा में मौजूद नहीं, कोर है ना, नाम से पता चल रहा है कि ये किसी कोर में मौजूद होगा, किसी कवर में मौजूद होगा। और उसके बाद जो सीरोलॉजिक मार्कर होते हैं कोर एंटीजन का, वो IgM एंटीबॉडी अगेंस्ट HBsAg, ठीक है, इसके अगेंस्ट होती है। आपने पेपर में कहीं यहाँ पे अगर HBsAg लिखा हो तो आपने फ़ौरन से टिक नहीं कर देना, होगी IgM एंटीबॉडी बट अगेंस्ट HBsAg, नॉट HBsAg। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है हेपेटाइटिस बी ई, जो ई एंटीजन है इसकी। अब ये क्यों हम इसको मतलब इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, इसको हम आइडेंटिफाई क्यों कर रहे होते हैं, तो इसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि इट प्रिडिक्ट्स सिवियर कोर्स एंड क्रॉनिक लिवर डिजीज़, ठीक है। कि अगर किसी पेशेंट को कोई सीवियर ड्यूरेशन चल रही है डिजीज़ की या उसको क्रॉनिक लिवर डिजीज़ है तो फिर हम HBeAg जो है वो मौजूद होगी वहाँ पे, ठीक है। अब एक और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि अगर इस बंदे के ब्लड में आपको एंटी HBe मिलती है, ये तो HBe एंटीजन है ना, और अगर आपको वहाँ पे एंटीबॉडी मिलती है तो ये किस चीज़ को शो करेगी, इट इंडिकेट्स, इसको इधर लिखते हैं, इट इंडिकेट्स लो इन्फेक्टिविटी, ठीक है। ये शो करेगी कि इस बंदे की जो है वो इन्फेक्टिविटी लो है, क्योंकि एंटीबॉडी बन गई, यकीनन यही शो हो रहा है कि इसको अब डिजीज़ जो है इसका प्रोग्रेस थोड़ी स्लो हो गई है। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन एक और आ जाता है कि HBeAg और एंटी HB, यहाँ पे एंटीजन है हेपेटाइटिस बी ई एंटीजन एंड हेपेटाइटिस बी एंटीबॉडी, इन दोनों का सिग्निफिकेंस क्या होता है, ठीक है। तो these are used for the management of patient,
ठीक है। पेशेंट की जो एक सिचुएशन है, ख़ास तौर पे वो वाले पेशेंट जिनको क्रॉनिक इन्फेक्शन है, वो वाले पेशेंट्स जिनको क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है, उनकी मैनेजमेंट के लिए आप इन दोनों को देखते हो। ठीक है, ये दोनों आपको बताएंगी, क्योंकि मैं यहाँ बता चुका हूँ कि अगर तो HbEAg है तो फिर इसको सीवियर कोर्स है, बड़ी शिद्दत से बीमारी आगे बढ़ रही है, ठीक है, और क्रॉनिक केस में भी जा रहा है, तो आप उस लिहाज से ट्रीटमेंट करोगे, उस लिहाज से मैनेज करोगे। अगर आपको यहाँ पे ये मिल जाती है तो इट मीन्स कि अब इन्फेक्टिविटी लेवल लो हो गया है, अब पेशेंट थोड़ा क्योर की तरफ जा रहा है। आगे चलें। नेक्स्ट है जी के विच ई एंटीजन इज डिटेक्टिव इन पेशेंट सीरम, ठीक है, सॉरी व्हेन ई एंटीजन। तो ये एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि ये तब ही आपको ई एंटीजन मिलेगी पेशेंट के सीरम में जब वहाँ पे सरफेस एंटीजन मौजूद होगी। सरफेस एंटीजन, तो सरफेस एंटीजन की अहमियत तो हम पहले ही देख चुके हैं कि सबसे पहले आइडेंटिफाई हो जाती है, उसके बाद अगर इसके अगेंस्ट सबसे पहले एंटीबॉडी बनती है जिसको हमने HbS एंटीबॉडीज़ का नाम दिया था, और ई एंटीजन भी तभी आप डिटेक्ट कर सकते हो जब ये मौजूद होगी। और ये एंट्री लेवल पे हो रहा है ना काम, सरफेस है वो है ना HbS है जी, सरफेस एंटीजन, तो यही तो सारा काम चला रही है। फिर आगे ई एंटीजन उसकी सिवियरिटी को बता देगी कि हाँ भाई इतना सीवियर है पेशेंट की जो हालत है। अब नेक्स्ट पॉइंट है द सीरोलॉजिक मार्कर्स ऑफ HBV इन्फेक्शन टिपिकली यूज टू डिफ्रेंशिएट, वो वाले मार्कर्स जो एक मरीज़ की एक्यूट, रिजॉल्विंग और क्रॉनिक इन्फेक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे कि अब पेशेंट की जो हालत है वो बहुत बुरी है, इस टाइम बहुत शिद्दत से उसको कोई वॉमिटिंग और पता नहीं एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट सा हो रहा है, रिजॉल्विंग है कि वो क्योर की तरफ जा रहा है या क्रॉनिक की तरफ जा रहा है। आप ये तीन चीज़ें किस बेस पे, कौन से मार्कर्स की बेस पे आइडेंटिफाई करते हो या उसको बताते हो। तो पहला हमारे पास आता है HbSAg, पहला जो हमारे पास आ जाता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है एंटी HbC आ जाता है, मतलब कोर एंटीबॉडी जो होती है, और तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है एंटी HbS जो सरफेस एंटीजन है, उसकी जो अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनती है। तो ये तीन चीज़ें हैं जो आपको बता रही होती हैं, कंफ्यूज नहीं होना, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई टेंशन वाली बात इसमें नहीं है, आपको ये सारा पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसके बाद है जी कि वो वाले लोग जो कि नेचुरल इन्फेक्शन से रिकवर हो जाते हैं, अब उनके ब्लड में क्या क्या आपको पॉजिटिव मिलेगा, क्या वहाँ पे मैं आपसे पूछ लेता हूँ, ठहरें, HbSAg क्या ये यहाँ पे मिलेगी इस केस में अगर वो रिकवर हो गया? नहीं मिलेगी, ये तो हम रिकवरी की बेस पे थोड़ी कह रहे हैं। अगर ये नहीं मिलेगी तो फिर क्या मिलेगा? क्या इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी मिलेगी? हाँ बिल्कुल मिलेगी। तो हम क्या लिखेंगे? एंटी एच बी एस उसमें मौजूद होगी। दूसरे नंबर पे हमारे पास HbC कोर एंटीबॉडी मौजूद होगी। वो वाला बंदा जो नेचुरल इन्फेक्शन से रिकवर हो गया है उसके ब्लड में एंटीबॉडी होगी, कौन सी? हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन वाली भी, और दूसरी एंटीबॉडी कौन सी होगी? कोर एंटीजन वाली। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि जिन लोगों को हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन दी जाती है और वो उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, उनके ब्लड में आपको कौन सी एंटीबॉडी मिलेगी? आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो वैक्सीन बनती है हेपेटाइटिस बी की, वो HbSAg की बेस पे मिलती है, ठीक है, मतलब इस बेस पे आप वैक्सीन बनाते हो। ये क्योंकि सरफेस एंटीजन है ना, वायरस का जो सरफेस है उसी बेस पे तो आप वैक्सीन बनाते हो। अगर उसके सरफेस रिसेप्टर मॉडिफाई हो जाएंगे या सरफेस प्रोटीन में कुछ म्यूटेशन हो जाएगी तो फिर आप, ये कोरोना जो भी लास्ट टाइम आया था इसके सरफेस स्ट्रक्चर में म्यूटेशन आ रही थी, तभी तो वो एक टाइम वाली वैक्सीन का भी WHO कहता था कि एक वैक्सीन ठीक है, अच्छी है, अचानक से वो कहते थे नहीं ये वाली वैक्सीन काम नहीं कर रही, अब आपको नई वैक्सीन लगवानी पड़ेगी, और फिर बूस्टर डोजेज और काफ़ी वो आगे चले गए थे। तो आप हमेशा उसका जो स्ट्रक्चर जो है वायरस का उसकी वजह से वैक्सीन बनाते हो। तो स्ट्रक्चर में तो ये नाम से पता चल रहा है, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, इसके अगेंस्ट तो अब एंटीबॉडी कौन सी बनेगी? अगर वैक्सीन इस बेस पे बना रहे हो तो एंटीबॉडी कौन सी बनेगी? यकीनन इसी के नाम से बनेगी, एंटी HbS, ठीक है, सरफेस एंटीजन के अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडी बनेगी। आई होप आप लोग बोर नहीं हो रहे होगे और कुछ इंटरेस्टिंग ही मिल रहा होगा आप लोगों को। अच्छा, उसके बाद ये है कि अगर एक बंदे के ब्लड में आपको सरफेस एंटीजन मिलती है और वो क्रॉनिकली इन्फेक्टेड है, तो इस बात का अब ये मतलब नहीं है कि चलो शुक्र है यार कि उसको अब एक्यूट नहीं है और उसको कोई एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट नहीं हो रहा, बड़ा पुराना सा केस हो गया कि सरफेस एंटीजन मौजूद है। नहीं, ये ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि अगर ऐसा है उसके क्रॉनिकली इन्फेक्टेड है सरफेस एंटीजन से, तो अब उसको सिरोसिस होने के चांसेस हैं, जो मैंने लास्ट टाइम लेक्चर में पढ़ाया था,
जिसके ऊपर स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर आप पैथोलॉजी पढ़ा रहे हैं। तो भाई पैथोलॉजी इसलिए पढ़ाई जाती है ताकि जब डायग्नोसिस में कहीं पे नाम आए चीज़ का तो आपको पता हो। सिरोसिस क्या थी? रिप्लेसमेंट ऑफ स्कार टिश्यू विद नॉर्मल टिश्यू, लिवर का, और वहाँ पे कोलेजन फॉर्मेशन। और क्या मैंने बताया था, सिरोसिस के केस में लिवर की ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है। समझ आ रही है बात की? अभी मैं आगे जाके बताऊंगा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टर्म है, वो है हिपैटिक कॉमा। ये नेक्स्ट लेक्चर में आएगा हमारा इंशाल्लाह। हिपैटिक कॉमा क्यों हो जाता है? कॉमा तो कुछ और चीज़ है, कॉमा कहते हैं कि अब अनकॉन्शियस कंडीशन है। हिपैटिक मीन लिवर, तो लिवर से कॉमा कैसे हो रहा है? तो ये सारी चीज़ें लिंक है आपस में। ये भला किससे लिंक है? ये है जी आपकी ब्लड सप्लाई से, ब्लड सप्लाई से लिंक्ड है। ठीक है। तो जब तक आप चीज़ों को डिटेल में नहीं पढ़ोगे तो आपको, अगर कुछ आप कहते हो कि जी मुझे बड़ा नॉलेज आ जाएगा, तो ऐसा कोई नहीं होने वाला। वापस आते हैं, सरफेस एंटीजन मौजूद, क्रॉनिकली इन्फेक्टेड केस, क्योंकि बी में एक्यूट भी होता है, क्रॉनिक भी होता है। बी मौजूद है और क्रॉनिक भी है, तो इसको सिरोसिस के भी चांसेस होंगे, प्लस इसको हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के भी चांसेस होंगे। सेलुलर कार्सिनोमा, कैंसर, मेलिग्नेंट ट्यूमर जिसे आप बोलते हो। ठीक हो गया। तो ये हमारा था जी हेपेटाइटिस बी वायरस, हमने बहुत डिटेल से इसको देखा है। अब नेक्स्ट आता है हेपेटाइटिस सी वायरस। तो सबसे पहले इसकी आपको जिनोम पता होनी चाहिए। चलें दोबारा से करते हैं, HAV की कौन सी थी, HBV की कौन सी थी, HCV की कौन सी है। हेपेटाइटिस ए वायरस का जिनोम कौन था? RNA। हेपेटाइटिस बी वायरस का जिनोम कौन सा था? DNA। अच्छा, उसके बाद हेपेटाइटिस सी वायरस का जिनोम कौन सा होता है? तो इसका भी RNA जिनोम होता है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद इसकी जो हेपेटाइटिस सी वायरस की जो फैमिली है उसको आप बोलते हैं फ्लैवी। चले मैं तो लिख लेता हूँ फैमिली, HCV। तो इसको बोलते हैं फ्लैवीविरिडी, फ्लैवीविरिडी फैमिली होती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ट्रांसमिशन रूट। इसको हम पहले भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं कि बी, सी और डी का ट्रांसमिशन रूट क्या होता है। तो पार एंट्रली होता है, पार एंट्रल। ठीक है, जिसको आप कह सकते हो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हो सकता है, इसी को तो पार एंट्रल बोलते हो आप। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ HCV वायरस। तो कॉन्सिक्वेंसेज मैं पहले भी एक दफ़ा बता चुका हूँ। बी और सी के कॉन्सिक्वेंसेज क्या क्या हो सकते हैं आप लोग जानते हो। एक सिरोसिस हो सकता है, और देन सिरोसिस, और फिर उसके बाद एंड स्टेज लिवर डिजीज़ और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, कार्सिनोमा। ठीक है, उसको कैंसर हो जाएगा, मेलिग्नेंट ट्यूमर हो जाएगा। तो ये बी में भी आपको नज़र आ रहा है, सी में भी आपको मिलता है। उसके बाद है विच टाइप ऑफ हेपेटाइटिस इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ लिवर ट्रांसप्लांटेशन। याद है किसी को ये लेक्चर, मैंने जब अल्कोहलिक सिरोसिस पे बात की थी, सिरोसिस पे और रेई सिंड्रोम और ट्यूमर्स, मैंने कहा था कि लिवर ट्रांसप्लांट आप किस केस में करते हो। तो विच टाइप ऑफ हेपेटाइटिस, तो यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए HCV। HCV का जो इन्फेक्शन है उसकी वजह बड़ी सिंपल है कि जो हेपेटाइटिस सी है वो सिरोसिस कॉज करता है, वो नॉर्मल ब्लड सप्लाई और लिवर को स्कार टिश्यू में कन्वर्ट कर रहा है, उसके बाद कैंसर भी हो रहा है। तो जब इतना कुछ हो जाएगा तो लिवर के अंदर रीजनरेटिव कैपेसिटी बिल्कुल मौजूद है उसके हिपैटोसाइट्स में। आपको याद है एक लेक्चर मैंने शुरू में जब दिया था लिवर के ऊपर, एक मैंने बताया था हिपैटोसाइट्स और एक मैंने बताया था कफर सेल्स। ठीक है, आई थिंक यही स्पेलिंग थे उसके, ये कफर थे। बहरहाल, एक हिपैटोसाइट और कफर, ये जो थे ना हिपैटोसाइट्स, मैंने बताया था कि इनके अंदर रीजनरेटिव कैपेसिटी है। चीज़ों को लिंक करना शुरू करें, जब आप डिटेल से पढ़ते हो फिर लिंक करना आसान हो जाता है। एक मैंने बताया था कफर सेल, जिनको मैंने कहा था कि ये लिवर के मैक्रोफेजेस हैं। ठीक है। अब ये जो हिपैटोसाइट्स हैं इनके अंदर रीजनरेटिव कैपेसिटी है, वो रीजनरेट कर सकते हैं, लेकिन अगर वो हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा में चला गया है, सिरोसिस हो गया है, तो फिर रीजनरेटिव कैपेसिटी कंप्रोमाइज़ हो जाती है और इट लीड्स टू लिवर ट्रांसप्लांटेशन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा हेपेटाइटिस ज़्यादा चांसेस हैं, बी में भी होते हैं लेकिन सी में सबसे ज़्यादा है कि उसको लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास आता है जी डिटेक्शन ऑफ हेपेटाइटिस सी एंटीबॉडी। तो इसमें आपने ये बताना है कि इट इज़ नॉट डिटेक्टेड, not detected in the first few months of infection। ठीक है। लेकिन लेटर स्टेजेस में, मतलब बाद वाले जो टाइम आएगा उसमें ये मौजूद होगी, प्रेजेंट होगी। ठीक है, फ्यू मंथ्स में नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे वैसे ही कोई पूछ लेता है कि भाई आप MLT पढ़ते हो, पढ़ाते हो, जो भी करते हो, तो क्या ये जो हेपेटाइटिस सी एंटीबॉडी बनती है आपकी बॉडी में, क्या इसकी वजह से री इन्फेक्शन होगा, दोबारा से भी हेपेटाइटिस सी वायरस हमला करेगा या कोई नहीं करेगा? इसके ऊपर आप क्या कहते हो? ठीक है, तो आप बोलोगे कि जो दिस एंटीबॉडी
एंटीबॉडी इज़ नॉट प्रोटेक्टिव। ठीक है, ये प्रोटेक्टिव नहीं होती, री इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, और कई बार ये भी होता है कि अक्सर तो नहीं है पर रेयरली हो सकता है कि ये जो एंटीबॉडी है ये डिसअपियर भी हो जाती है। डिसअपियर्स सेवरल ईयर्स फॉलोइंग रेजोल्यूशन ऑफ द इन्फेक्शन, कि जब इन्फेक्शन रिजॉल्व हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो ये डिसअपियर भी हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कि जी आप जो है HCV इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस सी वायरस के इन्फेक्शन के लिए कौन से जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट लैब टेस्ट करते हो, दो कौन से होते हैं? तो एक हम जो है एंजाइम इम्यूनो ऐसे करते हैं जिसको आप एलाइजा भी बोलते हो, और उसके बाद हमारे पास जो है क्वांटिटेटिव न्यूक्लिक एसिड, क्वांटिटेटिव न्यूक्लिक एसिड PCR एसेस। ठीक है, ये आप जो है वो टेस्ट परफॉर्म करते हो। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक और चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, ठहरे ज़रा एक मिनट। ड्रॉबैक क्या होता है? ठीक है, ठीक है। HCV एंटीबॉडी टेस्ट जब आप करते हो तो इसका ड्रॉबैक क्या होता है? आपने टेस्ट किया, वो पॉजिटिव आ गया, क्या आप इस टेस्ट की बेस पे बता सकते हो कि जो पेशेंट है वो करंटली इन्फेक्टेड है, या उसको HCV इन्फेक्शन अप्रैल है और जनवरी में हुआ था, अब ख़त्म हो गया? क्या ये बता सकते हो? या ये बता सकते हो कि नहीं भाई, इसको 20-25 दिन पहले इन्फेक्शन हुआ था और वो पॉजिटिव है, तो इट मीन्स कि ये पॉजिटिव है? ऐसा नहीं है। यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि मैं एक मिनट लिख लेता हूँ, दिस टेस्ट कैन नॉट डिटरमाइन whether the patient is currently infected with HCV or has, ये पूरा स्टेटमेंट मैं लिख लेता हूँ, आपको आसानी हो जाएगी, has recovered from HCV इन्फेक्शन। आपको ये कोई समझ नहीं आनी कि ये जो आपका टेस्ट पॉजिटिव आ गया एंटीबॉडी का, तो ये पेशेंट रिकवर हो गया है या वो उसको जो है वो करंटली अभी इन्फेक्शन चल रहा है। अच्छा, अगर इस तरह की कंडीशन आपको मिल जाती है कि आपने एंटीबॉडी टेस्ट किया एलाइजा पे, वो पॉजिटिव आ गया, जबकि जब आपने PCR किया HCV RNA का, वो नेगेटिव आ गया, अब ये आपको क्या चीज़ बताएगा? ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे जो लोग हैं इन्होंने जो वायरस है उसको क्लियर कर दिया है, क्लियर्ड HCV। ठीक है, और क्योंकि इनमें एंटीबॉडीज़ तो मौजूद रहेंगी, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पहले कुछ अर्से मैंने यहाँ बताया ना, ठहरे इसको मैं बता देता हूँ दोबारा। यहाँ मैंने बात की थी, ये बात की थी कि एंटीबॉडीज़ नॉट प्रोटेक्टिव, और फिर वो बाद में डिसअपियर भी हो जाती है, लेकिन मौजूद रहती भी है, चांसेस हैं कि डिसअपियर भी हो जाए। तो जब आप ये टेस्ट करते हो इसमें एंटी HCV पॉजिटिव और HCV RNA नेगेटिव, तो एंटीबॉडी तो मौजूद रहेगी, लेकिन जो RNA है, जो उसका ऐसे समझ लें कि जो उसका एंटीजन है वो नेगेटिव है, तो अब पेशेंट जो है वो रिकवर हो चुका है, उसका अब इन्फेक्शन नहीं है। अच्छा, उसके बाद ट्रांस एमिनेजेस लेवल अगर हम देखें, क्रॉनिकली इन्फेक्टेड पेशेंट्स, क्रॉनिकली इन्फेक्टेड का एक फ़ायदा आपको बड़ा अच्छा मिल जाता है कि ये एसिम्टोमेटिक होते हैं। एसिम्टोमेटिक का मतलब कि वायरस मौजूद है लेकिन उनको कोई अपेरेंटली कोई तकलीफ़ नहीं हो रही, कोई पेशेंट को कोई पेट दर्द या कोई इस तरह का मसला नहीं चल रहा। ये अलहदा बात है कि आगे चल के बड़े प्रॉब्लम्स होने वाले हैं क्रॉनिक केसेस में। ठीक है, और इसमें जो आपके ट्रांस एमिनेज लेवल हैं इनमें माइल्ड एलिवेशंस होती हैं, थोड़ा बहुत ही बढ़ जाता है। ठीक है, लिवर फंक्शन टेस्ट जो आप करते हो जिसको आप LFT बोलते हो, जिसमें आप ALT और AST करते हो, इनके ऊपर हम बहुत डिटेल में मैं लेक्चर दूंगा डायग्नोसिस के ऊपर। उसके बाद हमारे पास आता है अल्कोहल कंजम्पशन और क्रॉनिक HCV इन्फेक्शन। एक सीधी सी बात है कि एक बंदे को HCV इन्फेक्शन है जो बड़े पुराने अरसे से चला आ रहा है, हेपेटाइटिस सी वायरस का इन्फेक्शन, ऊपर से वो अल्कोहल इंटेक भी ले रहा है। ठीक है, तो सोने पे सुहागा हो गया ना, तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे किस चीज़ का रिस्क बढ़ जाएगा? यहाँ पे रिस्क बढ़ेगा सिरोसिस का। ऐसे पेशेंट को भी सिरोसिस होने के चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब अगर किसी को लिवर सिरोसिस है तो उसमें आप उसका टेस्ट क्या करते हो? लिवर सिरोसिस में आप जो है वो लिवर बायोप्सी लेते हो। पता है क्या वजह है? क्योंकि ना जो आप ब्लड टेस्ट करोगे ना, ALT AST, वो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, भला किस चीज़ को डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे? इन्फ्लेमेशन को वो डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे कि वहाँ पे कौन से सेल्स ज़्यादा हैं, न्यूट्रोफिल ज़्यादा हैं, लिम्फोसाइट ज़्यादा हैं, कौन सी किस स्टेज पे जा रहा है वो। आपको लिवर बायोप्सी लेनी पड़ेगी, थोड़ा सा पीस लेना पड़ेगा लिवर का, उसको आप हिस्टोपैथोलॉजी में जाके स्टडी करोगे और उसमें इन्फ्लेमेशन को प्लस फाइब्रोसिस को देखोगे। क्योंकि ALT AST बेशक लिवर स्पेसिफिक हैं,
ALT खास तौर पे, AST को मैं स्पेसिफिक नहीं कहता, वो तो आपकी बोन भी बनाती है, आपका जो हार्ट है, जो दिल है, वहाँ से भी AST बनता है। तो लिवर स्पेसिफिक एंजाइम ALT होता है। लेकिन मसला ये है कि अब ALT को आप किस तरह से डिफ़ाइन करोगे कि क्या सिरोसिस है, कैंसर है, HCV है, HBV है। ये सिर्फ आपको इतना बता सकता है कि आपका जो लिवर है वो बड़ी बुरी हालत में, अगर ये बढ़ गया है तो। अदरवाइज इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता सकेगा। उसके बाद हमारे पास HCV वायरल कॉपीज़ हैं। तो इनको आप किस में चीज़ मैयर करते हो, तो इसमें इसमें आप सीरम का सैंपल लेते हो और उसमें इसको देख लेते हो। उसके बाद है कि विच टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़ आर गिवन इन केस ऑफ HCV इन्फेक्शन। तो इसको आप बोलते हो प्रोटियोटिपिक। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, रिटर्न में इस तरह की चीज़ नहीं पूछी जाती। प्रोटियोटिपिक, जस्ट अ मिनट, PRO, प्रोटोटिपिक, ENV, डेवलप पेप्टाइड बेस्ड वैक्सीन। ठीक है, इसमें आप ये चीज़ देते हो और ठीक है जी। तो ये इसकी जो है वो कह सकते हैं कि एंटीबॉडीज़ जो हैं ये दी जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है हेपेटाइटिस डी वायरस। तो हेपेटाइटिस डी वायरस, अब ये इतना लेंथी नहीं है, अब ये लेक्चर एंड होने वाला है, अब मुश्किल चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, अब आसान चीज़ें आ गई हैं। तो इसको हम सेटेलाइट वायरस कहते हैं, सेटेलाइट वायरस। ठीक है, मैंने बताया था इसको डिफेक्टिव वायरस भी बोलते हो। अब इसमें जो जीनोम होता है वो इसको आप कह सकते हो डिफेक्टिव होता है, डिफेक्टिव RNA कॉन्टेनिंग वायरस, डिफेक्टिव RNA कॉन्टेनिंग वायरस। ठीक है, और डिफेक्टिव बेसिकली मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आगे मैं ये बताने लगा हूँ कि जो आपका हेपेटाइटिस डी वायरस है वो हेपेटाइटिस बी वायरस पे डिपेंड करता है। इसका मतलब ये है कि वो वाला बंदा, वो वाला पेशेंट जिसको हेपेटाइटिस बी का वायरस नहीं है, उसमें डी का वायरस चला भी जाए तो वो कुछ नहीं कर सकेगा। ठीक है, इट इज़ कैपेबल, इट इज़ इनकैपेबल ऑफ कॉजिंग एनी इलनेस, इट इज़ इनकैपेबल ऑफ कॉजिंग एनी इलनेस विदाउट HBV। अगर HBV नहीं है तो फिर ये कोई डिजीज़ कॉज नहीं कर सकता। अलबत्ता मैंने एक चीज़ शुरू में बता दी थी कि जो हेपेटाइटिस बी, मैं इधर लिखता हूँ, बी है, सी है और डी है, इनको जो रूट ऑफ ट्रांसमिशन था आप लोगों को मैंने अभी बताया है, ट्रांसमिशन वो सिमिलर है। और अच्छा, जो है आपका फीकल वाला रूट वो किसका था, ए और ई का, इनका जो रूट ऑफ ट्रांसमिशन है वो भी सिमिलर होता है। जस्ट मिनट में इसको लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा आसानी हो जाए। सिमिलर होता है और वो कौन सा था, फीकल ओरल रूट, फीकल ओरल रूट। और इसका जो है ये तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में लिख लेता हूँ, या इसको पार एंट्रल भी बोलते हैं। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि चलें 100 में से अगर आपको 60-70 बातें भी जहन में बैठ जाती हैं तो इट्स मोर दैन इनफ, काफ़ी है आप लोगों के लिए। फिर बार बार आप लिखते हो पढ़ते हो तो फिर याद रह जाती हैं चीज़ें। अच्छा, उसके बाद इसका स्ट्रक्चर देखिए अगर तो इसमें आपको मैक्सिमम ज़्यादा नहीं पता होना चाहिए, बस ये है कि इसमें वायरल RNA होता है। ठीक है, वायरल RNA, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है कि आपको पता होनी चाहिए। एक चीज़ और है जो पेपर में आ जाती है या आपको पता होनी चाहिए, वो है हेपेटाइटिस, और डायग्नोसिस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हेपेटाइटिस डेल्टा एंटीजन उसे बोलते हैं, डेल्टा एंटीजन। ठीक है, फिर एक और बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि को इन्फेक्शन क्या होता है और सुपर इन्फेक्शन क्या होता है। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, को इन्फेक्शन एंड सुपर इन्फेक्शन। ठीक है, को इन्फेक्शन ये होता है जी के इसमें जो HBV है, हेपेटाइटिस बी वायरस और हेपेटाइटिस डी वायरस, ये एक ही वक्त में हो रहे हैं उस पेशेंट को, इसको को इन्फेक्शन कहते हैं। को मीन के इकट्ठे मिल के हो रहे हैं, कोऑपरेटिव वे में को इन्फेक्शन। ठीक है, सुपर इन्फेक्शन ये है कि पहले इस पेशेंट को हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन हुआ और फिर उसके बाद आगे चल के हेपेटाइटिस डी वायरस का हो गया, एक वक्त में नहीं होते। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन को इन्फेक्शन एंड सुपर इन्फेक्शन। अगर इसकी हम डायग्नोसिस की बात करें HDV की, तो इसमें हम जो है एंटीबॉडीज़ डिटेक्ट करते हैं, एंटीबॉडीज़। ठीक है, एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट HDA, मतलब हेपेटाइटिस डी के जो एंटीजन है उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, इसकी जो एक्यूरेट डायग्नोसिस है हेपेटाइटिस डी वायरस की वो क्या हो सकती है, तो इसमें एक तो आप ये करते हो कि नेगेटिव टेस्ट आना चाहिए, किसका भला, फॉर IgM, किसकी, एंटी HBC। ठीक है, एक तो ये आने चाहिए, और उसके बाद आप HDV मार्कर्स भी देखते हो, HDV मार्कर्स भी आइडेंटिफाई आप कर रहे होते हो। तो
तो ये एक्यूरेट आपकी डायग्नोसिस हो जाती है। ठीक है, ये इतना लेंथी नहीं था। अब हमारे पास लास्ट वन है, ये एक 2 मिनट में बात करूँगा इसके ऊपर, हेपेटाइटिस ई वायरस के ऊपर बात करते हैं। तो ये जो है इसकी जो जीनोम है ये आरएनए कॉन्टेनिंग है, आरएनए कॉन्टेनिंग वायरस इसे बोलते हैं, और ये नॉन इन्वेलप्ड होता है वायरस, नॉन इन्वेलप्ड वायरस होता है। इसके अलावा इसकी जो इसकी फैमिली है उसको बोलते हैं हिपीविरिडी, हिपीविरिडी। ठीक है, हैप्पी नहीं पढ़ेंगे, हिपी पढ़ेंगे। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है हेपेटाइटिस ई वायरस का वो कितना होता है। मैं इंक्यूबेशन पीरियड को पहले भी डिफाइन कर चुका हूँ कि वायरस के इंटर होने से साइन एंड सिम्टम्स के डेवलप होने तक का जो टाइम पीरियड है उसे इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो ये 21 डेज से लेके 42 डेज तक है, 42 डेज। ठीक है, 21 से 42 दिन के जो है ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड आ जाता है। और अब आपको ये भी पता होगा कि सैंपल कौन सा लेना है, क्योंकि इसकी सिमिलरिटी किसके साथ थी, HAV और HEV, ए और ई की सिमिलरिटी थी, फीकल और रूट। तो आप सैंपल कौन सा लेते हो इसके लिए, इसका जो सैंपल है वो फीसिस लेते हैं। क्लियर है ये पॉइंट भी। ट्रांसमिशन मैं बता चुका हूँ कि फीकल ओरल रूट है, मैं दोबारा लिख लेता हूँ, फीकल ओरल रूट से। आई होप आपको याद भी हो रहा होगा साथ साथ, और अब काफ़ी सारे पॉइंट्स आपके जहन में बैठ चुके होंगे। कोई एक आधा ऐसा पॉइंट है जो आपको अभी थोड़ा आगे जाके याद होना है। उसके बाद क्लिनिकल प्रेजेंटेशन जो है इसकी मैं बता चुका हूँ कि जो हेपेटाइटिस ए वायरस है और जो हेपेटाइटिस ई वायरस है इनकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन भी सेम रहती है। कौन सी भला, जॉन्डिस होता है। ठीक है, उसके बाद जो है वो फीवर होता है, मलेज होगा, एनोरेक्सिया होगा। ठीक है, नोजिया होगा, लाइक मतली सी आती है, एब्डोमिनल पेन होगा, एब्डोमिनल पेन होगा। जॉन्डिस तो मैं लिख चुका हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि इसके साइन एंड सिम्टम्स में आ जाती हैं। किसके भला, हेपेटाइटिस ई के। ए और ई के यही हैं, साइन एंड सिम्टम मिलते ही हैं इसके। उसके बाद इसकी जो सिविरिटी ऑफ एन HEV इन्फेक्शन है ये आपको पता होना चाहिए। तो इसकी जो सिविरिटी है ना, ए और ई का डिफरेंस यही है, HAV और HEV का जो डिफरेंस है वो है सिविरिटी का। इसके जो होता है ना इन्फेक्शन वो ज़्यादा स्पीयर होता है हेपेटाइटिस ई वायरस का। बाकी तो बहुत सिमिलरिटी थी, लेकिन जो इसका इन्फेक्शन है वो बहुत स्पीयर होता है। डायग्नोसिस पे बात करें तो इसमें हम IgM देखते हैं, IgM एंटी HEV। ठीक है, इज़ डिटेक्टेड। तो इसमें हम ये देखते हैं डिटेक्टेड। ठीक है जी। मेथड्स जो हैं इसमें एंजाइम इम्यूनो ऐसे आप परफॉर्म करते हो, एलाइजा आप परफॉर्म करते हो, उसकी बेस पे आप इसको देख लेते हो। और इसके अलावा PCR भी करते हो, PCR यकीनन वो तो करोगे, इसकी जीनोम आप देख सकते हो। इसकी वैक्सीनेशन की बात करें तो देयर इज़ नो वैक्सीन। ठीक है, इसकी कोई वैक्सीन जो है वो अभी तक अवेलेबल नहीं है हेपेटाइटिस ई वायरस की। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी अदर फॉर्म्स ऑफ वायरल हेपेटाइटिस। तो एक हमारे पास G वायरस है, आपको बस नाम पता होना चाहिए। आपसे कोई यही पूछ सकता है कि 5 वायरसेस के अलावा कोई और वायरसेस भी ऐसे हैं जो हेपेटाइटिस कॉज करते हैं। तो आपको ये सिर्फ नाम पता होना चाहिए ताकि आपका नॉलेज अच्छा हो और आपका इंप्रेशन भी अच्छा पड़े। उसके बाद हेपेटाइटिस F है, जिसको हम इंटेरिक एजेंट भी बोलते हैं, इंटेरिक एजेंट। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास कुछ और फॉर्म्स हैं वायरल हेपेटाइटिस की, वो आपको मैं नाम बता देता हूँ। एक को आप बोलते हो TT वायरस। ठीक है, फिर SEN वायरस एक होता है। उसके अलावा जो है साइटोमेगैलो वायरस एक होता है, इसे हम CMV लिखते हैं, साइटोमेगैलो वायरस। और एक हमारे पास एप्स्टीन बार वायरस, एप्स्टीन बार वायरस। ये जो है ये भी वायरसेस होते हैं। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है। मैंने आपको हेपेटाइटिस के लिए उसके जितने भी एस्पेक्ट थे वो सारे ही बता दिए। ये लेक्चर आलमोस्ट अभी 48 या 49 या आलमोस्ट 50 मिनट्स कह लें, इतने का हो गया है। तो ये इतना इसलिए ज़रूरी था इतना लेंथी लेक्चर आपको डिलीवर करना, ताकि हेपेटाइटिस को एक ही दफ़ा में आपको कवर करके बता दिया जाए कि हेपेटाइटिस क्या होता है, इन्फेक्शियस कॉजेज़ क्या होते हैं, नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज़ क्या होते हैं, वायरसेस के सेकंड नेम क्या होते हैं, डायग्नोज आप कैसे करते हो। और हेपेटाइटिस बी में जो मैंने ई एंटीजन, कोर एंटीजन, इसके अलावा सरफेस एंटीजन, एंटीबॉडीज़ जो आपको कॉन्सेप्ट दिया है इसको आपने नहीं भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, चलें, थैंक यू सो मच।